Let me set the ISO first. 320 is good. Okay, so मैं एक बहुत बड़ा रिवील अभी कर देता हूँ जो कि मेरे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक्चुअली मैंने ये कुछ महीने पहले ही कर दिया था, बस बताने में थोड़ा सा लेट हो गया फॉर सम इशू, विच इज कि मैंने बारबल स्क्वाट्स हमेशा के लिए हटा दिया है, लाइक लिटरली हमेशा के लिए। अगर तुम मेरे व्लॉग्स को पहले से देखते आए हो ना, तो मैंने हमेशा स्टेबिलिटी को जहां सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है, जहां जरूरत है, वहां हमेशा दिया है। लेकिन स्टिल मैंने बारबल स्क्वाट्स को फिर भी बहुत लंबे समय तक नहीं छुआ कि लाइक नहीं, बारबल स्क्वाट्स को रहने देते हैं भाई, मुझे मेरा लाइक इमोशनली उससे कनेक्शन है, उसको मशीन से रिप्लेस नहीं करेंगे। पर मुझे पता था कि बारबल स्क्वाट एक ऐसा मूवमेंट है ना जहां पे स्टेबिलिटी डिमांड बहुत ज्यादा है, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा, और उस स्टेबिलिटी डिमांड को हर रेप पे मैच करते करते रिगार्डलेस आप कितना वेट उठाते हो, अगर आपका हाइपरट्रॉफी गोल है तो आपका रेप कम होते जाता है। लाइक जितना ज्यादा आप रेप निकाल सकते थे ना, अगर आपको स्टेबिलिटी डिमांड को मैच नहीं करना पड़ता तो आप ज्यादा रेप निकाल पाते, ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बन पाते, ज्यादा मसल मास आप लॉन्ग टर्म में बिल्ड करते रहोगे। एंड ऑब्वियसली मसल मास बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चीज है। तो अब चीजें फाइनल हो गई है, बारबल स्क्वाट्स अब से नहीं करने वाला हूं, उस जगह मैं करने वाला हूं हमेशा स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। बाय नो मीन्स मैं ऐसा कह रहा हूं कि बारबल स्क्वाट्स आपके लेग ग्रो नहीं होने वाले हैं। आप पावरलिफ्टर नहीं हो, हाइपरट्रॉफी ही करते हो, आप स्टिल ग्रो करोगे, पर आप एक कोई भी एक्सक्यूज नहीं निकाल सकते हो जहां पे आप बोल दो कोई मशीन का स्क्वाट वेरिएशन बारबल स्क्वाट जैसे फ्री वेट मूवमेंट से ज्यादा सुपीरियर होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट आता है, इफ नॉट फर्स्ट देन सेकंड। अगर वो टिक मार्क कर दोगे तो चीजें टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएंगी। और तुम एक पावर लिफ्टर नहीं हो, तुम स्ट्रेंथली ट्रेन नहीं करते हो, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप मशीन मूवमेंट पे स्विच कर जाओ, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। पर हाँ, वो एक ओनली फैक्टर नहीं होता आपके लेग्स ग्रो करने के लिए, एक्सिक्यूशन हर जगह जरूरी है। पर अगर आप ये चेंज लाओगे हाइपरट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप हाइपरट्रॉफी पे आपका पूरा गोल है, तो चीजें काफी खतरनाक होने वाली हैं। क्योंकि मुझे लिटरली पिछले कुछ महीने से, जब से मैंने बारबल स्क्वाट्स को हटा के स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है, मेरे लेग्स में मुझे चेंजेस दिखा है। पर याद रखना, बारबल स्क्वाट अच्छा एक्सरसाइज है, आप डेफिनेटली हाइपरट्रॉफी कर सकते हो, वहां पे अच्छा खासा लेग्स ग्रो कर सकते हो अगर आप सब कुछ चीजें सही से करोगे। पर इट विल ऑलवेज बी बेटर टू डू अ मशीन मूवमेंट आपके स्क्वाटिंग पैटर्न करने के लिए, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी डिमांड एलिमिनेट हो जाएगा और ज्यादा अच्छा अपने आप को पुश भी कर सकते हो। सही फॉर्म के साथ तो कर ही लोगे, पर अगेन स्टेबिलिटी डिमांड मैच नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो, मेन मोटिव यहाँ पे बस एक मशीन मूवमेंट यूज करना था। मेरे जिम में पेंडुलम स्क्वाट है, हैक स्क्वाट का वाला मशीन है, बेड स्क्वाट का मशीन है, और स्मिथ मशीन का भी स्क्वाट है। आप यहाँ और भी कोई होंगी मशीन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार जून के अराउंड मुझे कॉलेज जाना है, तो वहां पे कोई डिजाइन वाली अच्छी खासी इलाइट लेवल की मशीन मिलेगी नहीं। पर स्मिथ मशीन हर जिम में होता ही है, लिटरली हर एक जिम में होता है। तो इसलिए मैं वो सब चीज पे प्रोग्रेस ना करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स को ही कंटिन्यू करूंगा और उस पे ही जो करना है वो करूंगा। और लिटरली लाइक स्मिथ मशीन स्क्वाट से अच्छा कोई वेरिएशन मुझे लगता ही नहीं है। पेंडुलम स्क्वाट अच्छा एक्सरसाइज है, पर वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों नी पे ज्यादा लोड उसमें आ जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर जॉइंट्स, रिगार्डलेस आप कितना ही प्रिकॉशन लो। इसलिए आई वुड से कि स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करना काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो क्योंकि अब जिम में बोला नहीं जाता है मुझसे, खासकर लेग डे के दिन, मतलब मैं होश नहीं रहता हूँ जिम में। लाइक पता है, लाइक आई रियली डोंट नो कि लोग कैसे ब्लॉग कर लेते हैं इतना लंबा सा ब्लॉग पूरी सेशन भर, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता है। क्योंकि जिम में मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, चाहिए अपने वर्कआउट के साथ। जिम में बस हम है, मेरा म्यूजिक है और मेरा वर्कआउट, और कुछ नहीं। अब लोग इस बीच इतना बोलता है, कितना बोलता है, और मैं अगर बोलने की कोशिश भी करूँ ना, मैं आधा बात बोलूँगा और कुछ बात मैं भी कुछ गलत बोल दूँ, क्योंकि मैं होश में बिल्कुल नहीं रहता हूँ। फोकस एक ही जगह रहता है। और लाइक एविडेंट है, लाइक मैं लाइक हाफ ऑफ द वर्कआउट खत्म होने के बाद ही अगर कुछ बोलना होता है तो ज़्यादा बात करता हूँ। ऐसे मैं जिम के समय एकदम शांत रहना ही प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा बोलना बिल्कुल नहीं। तो इसलिए व्लॉग बनाने मुझे मन नहीं करता है। रील फॉर्मेट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाता है। पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेरा स्प्लिट है। अब क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ना, रिगार्डलेस कितने भी साइंटिफिक स्टडीज़ आ जाए, कितने भी समय बीत जाए, मेरा जो वर्कआउट प्रोग्राम पहले था, जो एक्सरसाइजेस मैं पहले करता था, ऑलमोस्ट सारे मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। लाइक बस 10% का चेंज होगा, मे बी नथिंग एल्स। लेकिन बता देते क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। क्योंकि मैं बारबल स्क्वाट नहीं कर रहा, तो अब स्टार्ट करेंगे स्मिथ मशीन स्क्वाट से ही। हमारा एक हैवी कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट ही होगा। पर अगेन टॉप सेट बैक ऑफ सेट मेरा अप्रोच यहाँ भी रहेगा, जैसे मैं डेड लिफ्ट और बारबल बेंच प्रेस के साथ करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ भी आएगा। पर रेप रेंज थोड़ा सा डिफर यहाँ कर रहा है। देखो, ओवरऑल बस 3 सेट करने वाले हैं, एक रहेगा टॉप सेट। अब वो टॉप सेट यहाँ पे 8 से 10 के रेप रेंज में है, ठीक है। और 2 बैक ऑफ सेट है 12 से 15, दोनों 12 से 15। अब ये बात सुन लो, रेप रेंज डजंट मैटर मच,
मेरे पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा बोलूँगा आपको जो रेप रेंज रखना है रखो, बस एटलीस्ट आई वुड से कि ऐसा रेप रेंज रखो जहाँ पे आप प्रोग्रेस करना आपके लिए आसान हो। किसी किसी एक्सरसाइज पे ऐसा होता है कि कम रेप रेंज रख लोगे, मे बी 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना मुश्किल हो जाता है। पर वहीं पे थोड़ा सा रेप रेंज बढ़ा दोगे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ईजी हो जाता है। और रेप रेंज का क्या फायदा है क्या नहीं वो आप समझ सकते हो, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, वापस से रिपीट नहीं करेंगे। मेरे लिए यहाँ पे 12 से 15 है, पर आपके लिए वो 6 से 8 हो, 8 से 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो, तो रेप रेंज का टॉपिक यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। बस हाँ, 3 सेट है, नथिंग एल्स। अब देखो, जब भी कोई स्क्वाटिंग पैटर्न रहता है ना, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपको जरूरत नहीं है एकदम सा बैठ जाने का, पूरा बैठ के पॉज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉज करना हेल्प करता है मूवमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो इट्स अप टू यू। पर हाँ, पूरा बैठना बिल्कुल जरूरत नहीं है आप पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप 90 के नीचे मत जाओ, 90 तक भी नहीं, अब तक 90 के नीचे तो जरूर जाओ। लाइक मेरा भी कुछ देखोगे, अगर 90 ये है ना, अगर 90 ये है और 100, अगर पूरा बैठना मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम यहाँ तक तो जरूर है। अब पूरा बैठ जाओगे तो ठीक बात है, आप फुल रेंज ऑफ मोशन प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप आपके नीज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, और आई वुड से थोड़े ग्लूट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो ठीक है, तो अच्छी बात है। पर स्टिल आई वुड से कि कोशिश करना कि 90 के नीचे हमेशा जाओ, 90 और एकदम जो बैठना होता है ना उसके बीच में ज़रूर रहो। वहाँ पे आपका कॉर्ड्स और जो भी स्टेबलाइजिंग मसल से जो भी ट्रिगर होने हैं ना वो सारे हो जाएंगे, तो उतना कुछ ज़रूर करना। बाकी व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज ना, जब भी लास्ट रेस्ट मेरे होते हैं उसमें मैं ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में, एक्चुअली सब लोग ऐसा करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा ना कि मैं पीठ ज़्यादा नीचे बेंड हो गया है, लाइक कुछ ज़्यादा ही हिंज हो गया है मेरा पीठ। उसके कारण क्या होता है, आप ज़्यादा वेट उठा तो लोगे, ज़्यादा रेप्स भी निकाल लोगे, द इशू इज़ कि आपका जो टेंशन है वो, जब जो भी फोर्स है ना जो आप निकाल रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो क्वाड्स की जगह लोअर बैक पे आ जाएगा। अब देखो, इस टेक्निक को कुछ लोग बोलते हैं हिप शूटिंग फर्स्ट या हिप ड्राइवर, जो भी बोलते हैं। ये टेक्निक अगर आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो सिर्फ, तो बढ़िया चीज़ है, स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब यही है कि आप उठा लो वेट। ठीक है, एक टेक्निक के साथ उठा लो वेट, अच्छी बात है। पर हाइपरट्रॉफी के रेप रेंज ना, रिगार्डलेस आप कितना भी कर रहे हो, कम है या ज़्यादा, लोड कितना भी है, आप उसको आर्ट की तरह बिल्ड करो। रेप रेंज जहाँ भी खराब हुआ, आपका सेट वहीं पे ख़त्म है, और ये ट्रुथ है। मूवमेंट को बार बार चीट करके, रेप रेंज एकदम फॉर्म खराब करके ज़्यादा रेप निकालना और कहना कि वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, वैसा नहीं होता। आपका जो पहला रेप है वो आपका लास्ट रेप होना चाहिए। लास्ट रेप पे कुछ भी चेंजेस आया, लाइक 5-10% इज ओके, पर आप देख रहे हो कि आपका बाइसेप कर रहे हो, शोल्डर के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, स्क्वाट्स कर रहे हो, लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से हम ज़्यादा उठा लिए वेट, तो वो गड़बड़ चीज़ है, वो आप काउंट नहीं कर सकते, ना ही आपको उस एक्सटेंट तक जाना है। तो वही चीज़ है, मैं ऐसा करता था, हिप ज़्यादा ही हिंज कर लेता था और लोअर बैक से टेंशन आ जाता है, क्वाड से शिफ्ट होके थोड़ा सा, और फिर जब ज़्यादा रेप निकाल पाता था, पर वो देखने में बहुत ख़राब लगता था, और ना ही वो ज़्यादा सही चीज़ है। ब्रेस जहाँ टूटा, लोअर बैक में ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। मेरा लोअर बैक लाइक अच्छा खासा गुड, और मेरा ब्रेस भी काफ़ी सही है, तो इसलिए मुझे लोअर बैक का भी इशू ऐसा आता नहीं है। ठीक है, ना ही आया इशू, पर कोई करना मत ऐसे, कोशिश करना हमेशा, जैसा जो कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ बिल्डअप करने का। लाइक मेरा जो स्पाइन है वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा पूरे मूवमेंट के समय, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, एक जगह न्यूट्रल रहेगा। उसको बेंड या हिंज ज़्यादा नहीं करना है फालतू का। जैसे बॉडी बिल्डिंग आर्ट है, वैसे एक अच्छा रेप हर एक साइज में, हर एक सेट्स में परफॉर्म करना भी एक आर्ट है, और तुमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा हाइपरट्रॉफी के लिए, उसे एक आर्ट की तरह ट्रीट करके हर एक जगह। इसके अलावा देखो, 3 सेट यहाँ पे हुए, पर मैं बस 2 सेट और करने वाला हूँ, वो रहेगा मेरा आइसोलेशन वर्क क्वाड के स्क्वाटिंग पैटर्न के लिए। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी भागते हैं, विच इज की डंबल बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, क्वाड फोकस, ये बस 2 ही सेट है, ज़्यादा इशू नहीं है। आइसोलेशन वर्क के लिए अच्छा है, अगर आपको आपके क्वाड्स में कुछ इम्बैलेंसेस है तो आप कर सकते हो। अब देखो, मेरे पास ऑप्शन था कि मे बी स्विच मशीन पे कर ले हम, पर वो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि ऑलरेडी एक पहले हम लोगों ने एक ऐसा मूवमेंट लिया है जो कि बहुत हैवी है, पर वहाँ पे स्टेबिलिटी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मशीन यूज़ करके चीज़ें ठीक कर ली। पर क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मशीन मूवमेंट चूज़ कर चुके हैं, और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स में आपका खुद का स्टेबिलिटी, आपका नेचुरल स्टेबिलिटी, वो थोड़ा सा आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, और बिना उतना भी ज़्यादा वहाँ पे इशू होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो वो मैं बस एक फ्री वेट मूवमेंट की तरह डंबल के साथ करके काम खत्म कर लूँगा, वहाँ पे मैं मशीन वापस से यूज़ नहीं करने वाला। पर हाँ, अगर मैं अभी भी बारबेल स्क्वाट्स करता ना, और फिर भी मुझे बल्गेरियन करना पड़ता, तब जाके मैं वहाँ पे जाके मशीन चूज़ कर लूँ। तो एक 50-50 वाला इवन लाइक विन विन सिचुएशन बनाना है, जहाँ पे आप फ्री वेट मूवमेंट को भी यूज़ कर लो, उतना भी हेल्प ले लो, क्योंकि वो हमारे नेचुरल जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हो उसमें ज़्यादा काम आएगा, और मशीन का भी यूज़ कर लो। तो मैंने वही किया है, ज़्यादा ज़रूरी कहा था मशीन यूज़ करना, मेरे
हैवी फर्स्ट कंपाउंड मूवमेंट में स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे कर लिया मैंने, लेकिन डंबल के लिए वो रॉ मूवमेंट, रॉ नेचर को प्रायोरिटाइज करने के लिए मैं बल्ग्रेन कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, बल्ग्रेन मैं 2 सेट करूंगा 8 से 10 के रेप रेंज में। लेग एक्सटेंशंस मेरे अभी चल रहे हैं 2 सेट, वो भी 10 से 12 के रेप रेंज में। अगेन रेप रेंज आपके मन से कुछ भी हो सकता है, बस 4 के ऊपर रख लेना, नथिंग एल्स हाइपरट्रॉफी के लिए। और उसके बाद मैं हिप थ्रस्ट मशीन करूंगा। देखो ग्लूट्स मेरा वीक है अब, क्योंकि शायद हम लोग स्टेज पे खेल सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल बॉडी सिमेट्रिकल हम लोग को बनाना ही है, तो ग्लूट्स पे हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मेरे जिम में हिप थ्रस्ट का मशीन है, आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हो, स्मिथ मशीन पे आप भी कर सकते हो या नॉर्मल बारबेल से भी कर सकते हो, जैसे आपको मन लगे आप कर सकते हो, पर जरूरी है करना, क्योंकि ग्लूट्स का डेवलपमेंट आपका बाकी सारे एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, खासकर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, नॉर्मल स्क्वाट्स कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो जहाँ पे ग्लूट्स का इन्वॉल्वमेंट है। और नॉर्मल लाइफ के लिए भी ग्लूट्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होता कि बस हिप थ्रस्ट कर लिए तो मेरा ग्लूट्स चौड़ा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, उतना आसान नहीं होता है ग्लूट्स शुरू करना। तो इसे मजे से हिप थ्रस्ट करो, नो इशू विद दैट। पर हाँ, मेरा रेप रेंज 12 से 15 आपका कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे पास सीटेड लेग, अब देखो हैमस्ट्रिंग्स लेना, मेरे पास वीकली वॉल्यूम बस 4 सेट्स में कर रहा हूँ अभी। सीटेड लेग कर्ल है और प्रोन लेग कर्ल है। लाइक देखो सीटेड तो समझ रहे हो क्या है, आपके पास वो है तो जरूर करो, और प्रोन लेग कर्ल में लाइन लेग कर्ल है। अब 4 सेट्स करना है तो दोनों दो सेट्स दोनों पे डिवाइड है, एक करता है शॉर्ट एंड रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन, एक करता है लेंथ एंड थोड़ा सा मोशन में ट्रेन, तो आपकी मर्जी। और वैसे आपको बताना चाहिए कि आपको आपके लोअर बॉडी के मसल्स एक लेंथ एंड पोजिशन पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो इट इज़ ओके टू डिवाइड दोनों सेट्स दोनों जगह। आप मे बी 6 सेट करते हो तो 3-3 दोनों पे कर दो, 4 करते हो तो दोनों पे कर दो। पर अगर आपके पास लाइन लेग कर्ल नहीं है तो आई वुड से कि आप सीटेड लेग कर्ल कर लो, काफ़ी है। और एक हिंज मूवमेंट कर लो, क्योंकि देखो आरडीएल मैं अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप क्योंकि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हो और आपको क्योंकि पसंद है, तो एक हिंज मूवमेंट ऑलरेडी हो गया, तो इट इज़ ओके कि आप वो करो। लाइक हाइपरट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, बट ठीक है आप कर तो रहे हो ना, इट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी गुड। और ऊपर से लाइंग और सीटेड लेग कर्ल के दोनों वेरिएशन कर ही रहा हूँ, तो नो इशू विद दैट। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप एक सीटेड लेग कर्ल का वेरिएशन कर लेना और एक आरडीएल वेरिएशन कर लेना, वहाँ पे दोनों का 2-2 सेट करके मैनेज है, नो इशू विद दैट। हाँ, तो बस चीज़ें ऐसे ही हैं। और हाँ, लास्ट में ऑब्वियसली काफ स्किप नहीं कर सकते हैं, काफ्स कर रहे हैं। काफ्स के ऑलमोस्ट हमारे पास सभी 4 सेट्स है 12 से 15 रेप रेंज में, जो कि कर रहे हैं हम लोग स्टैंडिंग स्ट्रेट नी काफ रेजेस, जो कि स्मिथ मशीन पे हो रहा है। बहुत ईजी है, आप वीडियो देख लेना, तो भी निकलते जिम में चीज़ें बस इतनी ही है। शुरुआत के रेप्स ठीक है, पर लास्ट के रेप्स में इतना बोल रहे हैं फिर मैं सेट खराब हो जाएगा। तो 130 है, आई होप कि 8 हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम 125 से 10 था डिसेंट फॉर्म के साथ। तो यहाँ कोशिश करेंगे चीज़ें सही रखने के लिए। छोड़ दे क्या? छोड़ देते हैं कि थोड़ा सा मेरा बैग अब नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए छोड़ देना बेटर था। 6 हुआ एटलीस्ट, 7 हुआ होगा 7 भी हुआ ठीक है, क्योंकि 8 जाना था एटलीस्ट, जो कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और जाता पर फॉर्म ब्रेक डाउन होता, बैक पे टेंशन आ जाता लोअर बैक पे, जो कि नहीं करना था। ठीक है, पर अगला सेट में 90 से करेंगे 12 से 15 का रेप रेंज हिट करते हुए। अब देखो मेरे पास बस 2 ऑप्शन था, क्योंकि मेरा 8 से 10 का रेप रेंज और टॉप एंड जो है 125 से हो चुका था, तो या तो 125 से फिर से करते, मे बी 11-12 जाता, नहीं तो 130 लेते और उससे धीरे धीरे रेप रेंज बढ़ा के 8 से 10 के बीच में लाते। फिर जब 10 हो जाता तो 135 के आसपास चीज़ों को करते, तो फिर भी सही है, नो इशू विद दैट। 130 से 6 हुआ है, नेक्स्ट टाइम 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, फिर इसको और बढ़ाएंगे। शायद 1 रैप 2 रैप और हो जाता, पर फॉर्म ब्रेक डाउन नहीं करना था। तो अगले सेट पे देखते हैं, 90 से 12 से 15 के रेप रेंज में हिट करना है फॉर्म के साथ।
एग्जैक्टली 15 हुआ, पर फॉर्म ठीक था, कहीं इशू नहीं हुआ, बैक भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट था, वो जो भी होता है कुछ इशू नहीं हुआ, तो बढ़िया। सेकेंड सेट मैच हो गया, 90 से 12 था लास्ट टाइम और अभी भी 90 से 12 हो गया। फर्स्ट सेट में प्रोग्रेस दिखा, एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं दिखा, उस समय गलती से पहले 100 से 10 कर लिए थे क्योंकि रेप रेंज भूल गए थे, पर अभी ठीक है, 90 से 15 हो गया, मतलब लास्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे और फिर 90 से 12, तो ओवरऑल ठीक है। बस ड्रॉप सेट क्योंकि नया था तो रेप रेंज हिट करने में थोड़ा समय लगेगा नए वेट के साथ, जो कि हो जाएगा। अब देखो बल्गेरियन का सिंपल से यही फंडा था करने का इसका, कि स्क्वाटिंग पैटर्न में आइसोलेशन का काम करना था। अब यहाँ पे ए ड्रिप या किसी तरह का रिस्ट रैप यूज़ कर सकते हो ग्रिप बनाने के लिए, पर ऐसी ज़रूरत उतना पड़ता नहीं है क्योंकि इतना भी हैवी वेट नहीं है। ऊपर से बैक मूवमेंट में फोर आर्म्स का स्ट्रेंथ इतना है कि ये बिना आर्म्स उड़ जाए बिना ये ग्रिप के फेलियर होने के पहले, तो वो प्रेफरेंस है, हम यूज़ नहीं करने वाले। और हाँ, यहाँ पे एक आइडिया ये है कि अगर पैर फंसाना है ना तो लेग एक्सटेंशन का ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे सब फिर अपना मेरा पैर हटा लो और फंसा लो, यहाँ पे अपना ऐसा ना पैर फंसा लो। और जैसा फॉर्म मुझे पता है ये ऑलमोस्ट आपका सीधा होना चाहिए मूवमेंट के समय, और बस थोड़ा सा और आगे जाएगा। डेमो देख लेंगे करने के पहले, ये ऐसे है, ठीक है। अब नीचे अगर आएंगे डंबल लेके थोड़ा सा और आगे जाएगा, बस यहाँ पे ये सीधे पूरे समय ऑलमोस्ट सीधा, यहाँ पे ऐसे खींचे, कुछ ऐसा मूवमेंट रहेगा। यही सेम चीज़ डबल के साथ 8 से 10 मिनट में। आठ हुआ, अब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और क्योंकि मेन बात है कि एक पैर पे कट के थक गए थोड़ा, तो सांस वापस आएगा, फिर दूसरे पैर पे जाएंगे, तो फिर इस पैर पे रिप कम आएगा क्योंकि सांस कम अभी आ रहा है, थोड़ा सा सांस लेना पड़ेगा। और रेस्ट बस 30 सेकेंड का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं जो बल्गेरियन करते हैं ना, या कोई वेस्टेशन वर्क करते हैं, वो एक तरफ का करके बिना सांस लिए, बिना थोड़ा सा भी रेस्ट लिए हुए दूसरी तरफ करते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आप सेम एफर्ट दूसरी तरफ नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका सांस भी वापस आया नहीं है। तो एटलीस्ट 30 सेकेंड तो सांस वापस ले आओ, फिर सेम रेप दूसरी तरफ मारने की कोशिश करो अच्छे एफर्ट के साथ। अब यहाँ पे ताकि मेरा हिप्स उठे नहीं, इसके लिए बस जो भी हिस्सा मिल जाए ना तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। पर ज़्यादा अच्छा करेक्शन बैठाने के लिए व्हाट आई डू इज़ कि अगर मैं ये पैर कर रहा हूँ तो इस पैर को ज़मीन से एक सपोर्ट ले लूँगा ऐसे रख के, और ये पीछे ऐसे पकड़ेंगे, फिर सही तरीके कर सकते हैं, बढ़िया है। अब यहाँ से ये ज़मीन पे है और यहाँ से खींचेंगे, 1 2, पूरा नीचे जाएगा। हम उन लोगों में से हैं जो कि CNS फटीग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर यहाँ पे कभी ये नहीं बताते हैं कि जो फटीग आप स्क्वाट के पैटर्न में क्रिएट करते हो और जो फेलियर के पास जाकर और जो फटीग यहाँ क्रिएट करोगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये चीज़ तुम खुद फील कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम फेलियर जा भी रहे हैं ना तो उतना एफर्ट नहीं लग पा रहा है जितना स्क्वाट के फेलियर में जाने पे लगता है। तो वो चीज़ देख लेना, अगर कोई एसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो ना तो वहाँ पे आप चाहो तो फेलियर के जितना नज़दीक जा सकते हो जाओ, कोई इशू नहीं है। फेलियर भी जाओ, कोई इशू नहीं है, नहीं भी जाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबली 1-2 रैप और निकलता, थोड़ा सा फॉर्म ब्रेक डाउन करके नहीं किए कोई इशू नहीं है, करते कोई बात नहीं। पर स्क्वाट पे सेम चीज़ करना अननेसेसरी फटीग क्रिएट करेगा, जो कि बाकी एक्सरसाइज जो अभी करने वाले हैं उसमें दिक्कत देगा। तो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करोगे, पर ये सब चीज़ मैटर काफ़ी करता है। और इसी कारण ना जो पुश पुल लेग जो लोग करता है वो
क्या करता है कि चेस्ट के वेरिएशंस पे, शोल्डर्स के वेरिएशंस से जितना एफर्ट देना है दे देता है, तब लास्ट में ट्राइसेप और बाइसेप पे जो आता है हिस्सा वहाँ पे उतना एफर्ट दे नहीं पाता है, क्योंकि वो जो फटीग है सारे सेट्स के को करते करते ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण आप ज़्यादा जो एफर्ट है ना वो लास्ट एक्सरसाइज में नहीं लगा पाते हो। इसलिए इट विल बी बेटर कि आप हर सेट पे थोड़ा सा फेलियर के पहले छोड़ दो, ताकि आगे के एक्सरसाइजेज में आपको हेल्प हो, एफर्ट जितना देना है वो लगाने के लिए। बस इतना ही कुछ है। अब सेम चीज़ दूसरे पैर से करेंगे। ग्यारह 11 हुआ, 10 से 12 जाना था, तो ये सेट सक्सेसफुल कह सकते हैं। अब देखो सीटेड लेग कर्ल करना था, अब यहाँ पे भी ऑप्शन था कि सिंगल लेग कर सकते थे या डबल लेग करेंगे, बट डबल लेग करेंगे क्योंकि अभी 100 यहाँ पे मैक्स आउट हुआ नहीं है। ऊपर से रेफरेंस यहाँ ज़्यादा है फॉर सम रीज़न। 12 से 15 तुम अगेन कम कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है उसमें। सॉरी, मेरा 12 से 15 यहाँ पे है 2 सेट। 95 से 13 था, तो 95 से 15 करना पड़ेगा, मे भी 14 जाए 13 जाए, देखते हैं। बस यहाँ पे नोटिस करना कि ये जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर देते हैं। अकेले हम निकाल देते हैं, पर कोई और अगर कोई न्यू इंसान है तो उसको मे भी कोई चाहिए कि दूसरा आके निकाल दे, तो वो देख लेना अपना। मेरे केस में ये एक पे हो गया और आराम से निकल भी जाता है। हाँ बस हो गया, ये रहेगा एकदम। सॉरी, 9 पे इतना ऊपर रख सकते हैं। ये अगेन ऐसे रहेगा जहाँ पे कि ये फंस जाए, नथिंग एल्स। 95 का वजन है, और अगेन यहाँ भी हिप्स नहीं उठाएंगे, नीचे से आगे से जैसे पकड़ना है अपने हिप्स को नीचे चिपकाने के लिए। नो इशू विद दैट, बस लग गया। प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक और चीज़, यहाँ पे एकदम से ऊपर नहीं लाते हैं, बस ऊपर से थोड़ा सा बेंड रखते हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी। और रेप तभी काउंट करेंगे जब मेरा काफ्स का हिस्सा इस सीट के एंड से ऐसे थोड़ा चिपक जाए, स्क्वीज़ के टर्म्स में। तो उतना हो गया तो रेप काउंट करते हैं ना। बाकी पार्ट्स वगैरह लेते नहीं इस पर, फैटी क्रिएट करता है, और स्ट्रेट सेट्स करने से अच्छा वो चीज़ होता नहीं है, तो नहीं करेंगे। सीटेड लेग कर्ल के वेरिएशन में अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है। पहले सेट में 95 से 13 था, इस बार 14 हुआ है, और सेकंड में 80 से 14 था, पर आज 85 से 13 हुआ है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे भी। बाकी हिप थ्रस्ट देख लेते हैं। वहाँ पे 50 से 15 था, और हमारे यहाँ मशीन जो है ना हिप थ्रस्ट का कुछ ऐसा है, लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा, जो कि ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो यही उपाय है कि आप विद मशीन पे करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद इन सम केस मशीन से ज़्यादा अच्छा वो लग सकता है अगर मशीन ख़राब हो तो। एक्चुअली ना 50 से 15 था, तो इस बार बस 2.5 बढ़ा है। और ये सेम चीज़ शायद हमको बारहवीं स्पॉट पे करना चाहिए था, जहाँ पे 25 से 10 हुआ था, पर 130 उठाए, वहाँ पे बस 6 हो पाए। अब द थिंग इज़ कि अगर हम ये 2.5 हटा के वहाँ पे वो पीला वाला लगाते हैं 1.25 या मे भी 1 kg वाला प्लेट लगाते, तो ज़्यादा रैप अच्छा खासा मैच हो जाता है। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम में भी, या नेक्स्ट टाइम भी नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। ज़रूरी है यहाँ पे कि आप 1 सेकंड पॉज लो, स्क्वीज़ के समय, इससे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के समय जो टॉप पे आओगे ना, तो 1 सेकंड पॉज लेना। एक्चुअली ये चीज़ हर एक्सरसाइज में मूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, फॉर्म ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। इजी हुआ, ठीक है।
स्टार्ट यूज करने लगा तो आई थिंक चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो ही जाता है। तो अब समय है वर्कआउट का लास्ट का एक्सरसाइज करना, विच इज़ काफ्स। अब देखो काफ्स का थोड़ा सा केस यहाँ पे डिफरेंट है। काफ्स ना हम वीक में 2 बार मार रहे हैं। तो मेरा सेकंड बैक का डे है ना, जहाँ पे हम डेड लिफ्ट और पुल दोनों करते हैं, उसके लास्ट में भी काफ्स मारते हैं। तो काफ्स क्योंकि जल्दी रिकवर करता है और काफ्स को थोड़ा सा ब्रिंग अप करना है, तो फ्रीक्वेंसी 2 बार ज़रूरी है वहाँ पे। बस हाँ, अगर आपको ग्रो करना है किसी मसल को 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। तो काफ्स के साथ मेरा वही सेम केस चल रहा है। पर लेग्स का जो बाकी मसल्स है, हैमस्ट्रिंग कॉर्ड्स, वो सब पे 1 बार ट्रेन करने से डिसेंट जितना ग्रोथ चाहिए उतना हो जाता है। पर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा, जो कि काफ के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्मिथ मशीन काफ्स रेज करना मुझे काफ़ी मज़ा आता है। बस नोटिस करना कि मेरे जो नीज़ होंगे ना, क्योंकि एक स्ट्रेट पोजीशन पे रहेगा, तो नीज़ मेरे ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेंगे, लॉक्ड नहीं रहेंगे, थोड़े से बेंड हो सकते हैं पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेंगे। क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि ऐसे कुछ ज़्यादा ही नी बेंड रहता था, जबकि ये वेरिएशन का एक चीज़ उनको नोटिस करना पड़ेगा। इन वेरिएशंस को लोग बोलते हैं स्ट्रेट नी काफ रेजेस भी कहते हैं। तो अगर तुम स्ट्रेट नी काफ रेजेस वाले वेरिएशन में अपने नीज़ को ज़्यादा ही बेंड कर दोगे तो फिर थोड़ा सा सही बात ये नहीं रहेगा। तो इट विल बी बेटर कि आप कोशिश करना कि अपने नीज़ को एकदम स्ट्रेट रखो, लॉक मत करना, थोड़ा सा बेंड चलेगा पर ज़्यादा बेंड मत करना, जो कि मैं क्या करता था। इसलिए वो चीज़ पे काम करेंगे और रेंज ऑफ मोशन फुल रखेंगे। अब देखो, ऑल तो साइंस बोलता है कि आपके पास स्ट्रेच पोजीशन से लेके लाइक स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच पोजीशन पर मान लो कि यहाँ पे मेरा काफ्स है, अगर यहाँ तक मेरा नीचे काफ्स गया तो साइंस क्या बोलता है कि आपको यहाँ से बस यहाँ तक ट्रेन करना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप थे नॉर्मल में। पर स्टिल उतने उस जगह चीज़ों को ना ले जाकर व्हाट आई विल बी डूइंग इज फुल रेंज ऑफ मोशन है, यहाँ से स्ट्रेच, यहाँ पे न्यूट्रल, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, वैसे रखेंगे। कुछ ख़राब बात तो नहीं है। तो आई डोंट थिंक कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ इशू है, और आई स्टिल बिलीव कि कॉन्ट्रैक्ट करना हर जगह ज़रूरी है। तो वहाँ भी जहाँ कर सकते हैं तो वहाँ करेंगे ही, फुल रेंज ऑफ मोशन प्रायोरिटाइज करके, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो फिर रेंज ऑफ मोशन आधा ही लगता है। तो एक ऐसा जगह यहाँ पे साइंस और अपना ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बीच एक बाउंड्री बनाना पड़ता है और चीज़ों को अपने हिसाब से करना पड़ता है। 14 वो बढ़िया है। नोटिस किए होगे 1 सेकंड पॉज मेरा नीचे स्ट्रेच के समय भी था, लैंडिंग पोजीशन के समय में, और जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का एंड हुआ वहाँ भी मेरा 1 सेकंड पॉज था। बस इतना ही बस मेक श्योर करना है, नथिंग एल्स। ये थोड़ा सा वाइड शॉट मोस्ट प्रॉब्ली थंबनेल के लिए, आई गेस थंबनेल लाइक आ जाएगा चीज़ें। एक्सटेरिएशन थोड़ा सा दिख रहे होगे यहाँ पे, यप सही है। और एक्चुअली ना वहाँ पे वेन भी दिख रहा है, पर आई गेस थोड़ा सा वाटर होल्ड है बॉडी में। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, यू नो इस पोज में यू कैन ईजिली सी सम ऑफ द वेन्स देयर। पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है नहीं क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, पर हाँ यू कैन सी सम ऑफ द वेन्स देयर। और हाँ नीचे काफ्स में भी देख सकते हो चीज़ों को। ओके, काफ्स पे बहुत ज़्यादा कम बॉडी फैट रहता है मेरा, और यहाँ भी कम बॉडी फैट है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। चीज़ें कुछ ऐसी हैं। ओके, यहाँ पे ना वेन्स बिना फ्लेक्स किए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। आई होप कि ये कैप्चर हाँ हो रहा है, यहाँ पे गजब लग रहा है ना। तो देखो बल्क के 1-1.5 महीने हो गए और चीज़ें काफ़ी अभी कंट्रोल चल रही हैं। तो बल्क कैसे होता है,